आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की। इस डिबेट में चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधे रेड साइट पर पहुंचना सिर्फ सियासी विवाद नहीं बल्कि संविधान बनाम सत्ता की सीधी लड़ाई बन गया है। टीएमसी के आईटी सेल चीफ और आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। रेड की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी अब पुलिस अधिकारियों के साथ पहले प्रतीक जैन के आवास पहुंची, जहां वो करीब 19 से 20 मिनट रही और एक फाइल फोल्डर लेकर बाहर निकली। इसके बाद वो सॉल्ट लेक स्थित आईपैक दफ्तर गई और वहां लगभग 3.5 घंटे मौजूद रही। इस पूरी कार्रवाई को टीएमसी राजनीतिक साजिश बता रही। तो इसी के विरोध में पार्टी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की भी हुई। कुछ सांसद गिर पड़े और कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी ने एक्स पर कहा कि गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है और सांसदों के साथ की गई कार्रवाई पुलिस के घमंड को दर्शाती है। जो सुना उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने भी पकड़ा, क्यों? वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम काटी से मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की और ये है पुलिस। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है। जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001 टू आईपैक को ना ये क्या, ये तो देखिए मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। वो तो होना चाहिए। मेरा तो ऑपोजिशन लीडर का काम है विद डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से इसको लाना। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है
जो उनके वेबसाइट पर है। आपको हम वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे के चलते आईपैक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई। इस बीच ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 लोगों को प्रतिवादी बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि रेड शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन सीएम की बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचने से जांच में बाधा उत्पन्न हुई। ईडी के मुताबिक ये मामला किसी राजनीतिक दल या चुनाव से नहीं बल्कि 2020 के सीबीआई केस से जुड़ा है, जिसमें अनूप माझी कोयला तस्करी सिंडिकेट, हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। एजेंसी का दावा है कि एक हवाला ऑपरेटर के जरिए आईपैक को करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इसी सिलसिले में देश भर के 10 ठिकानों, 6 बंगाल और 4 दिल्ली में छापेमारी की गई। ऐसे में टीएमसी जहां इसे बंगला विरोधी साजिश बता रही, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं कि अगर कानून का पालन हो रहा तो ईडी को मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। और बहस का केंद्रीय सवाल यही है कि सत्ता बड़ी या संविधान। तो देखिए, टीएमसी से बंगाल विरोधी साजिश बता रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून का पालन होता तो हाई कोर्ट क्यों पहुंचती ईडी। क्या विरोध के नाम पर कानून तोड़ा जा सकता है और क्या सत्ता के दबाव में जांच एजेंसियों को रोकना लोकतंत्र या अराजकता। आज की बहस का सवाल साफ है, सत्ता बड़ी या संविधान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी। आप तीनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी। सत्ता बनाम और संविधान के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी सीधे तौर पे कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है, मोदी जी ईडी और सीबीआई का सहारा न ले, खुले मैदान पर आमने सामने आए, वहीं पर बातचीत होगी। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रज्ञा जी, जब ममता जी की चोरी पकड़ी गई जी, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपशब्द करने को उतर आई। अभी आपने जो बाइटें दिखाई उसमें स्थिति स्पष्ट होकर आ चुकी है कि ईडी ने किस बाबत छापेमारी की जी। और अब शंकर प्रसाद जी के बयान में ये भी स्पष्ट हो गया कि छापेमारी ना तो टीएमसी के दफ्तर पे थी, न टीएमसी के किसी विधायक सांसद के आवास पे थी, जी, न ममता जी के घर पे थी, न ममता जी के कार्यालय पर थी। फिर इस छापेमारी से ममता जी का इतना बेचैन होना किन कारणों से। अब इस पूरी बात को शुभेंदु जी के बयान से जोड़ के देख लीजिए जी, और जिस तरह से ईडी का बयान आया कि दो पुराने कोयला घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के और उसमें हवाला से जो लेन देन हुआ उसके लेकर के ये छापेमारी की गई जी। और उस छापेमारी में ममता जी को लगा कि कहीं हमारे लेन देन भी इसमें पकड़ में ना आ जाए। ममता जी इस तरह से दौड़ती हुई वहाँ पहुंची और रजिस्टर छीनने लगी, दस्तावेज छीनने लगी। जी। ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का आचरण नहीं है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई खुली चुनौती दे रही, ईडी सीबीआई का सहारा क्यों ले रही केंद्र सरकार। ये इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है। वो तो इसे साजिश बता रही ना कि चुनाव से पहले ही बीजेपी का हथकंडा है। ये तो वही लोग हैं प्रज्ञा जी जो जी। सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी सीबीआई को मना कर दीजिए कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को लिया, मुस्कुराया और खारिज कर दिया। कहा भाई अगर कहीं कोई आपको लगता है कि ला के अगेंस्ट काम हो रहा तो हम खोल के बैठे हैं, तो आतंकवादियों के लिए भी रात 3 बजे दरवाजा खोल देते, आप भी चले आइएगा। ये कैसे कर सकते कि इनके छापा मत डालिए। ये तो ये चाहते हैं कि ईडी सीबीआई को या इनकम टैक्स को मना कर दिया जाए
कि जो भी कुर्ता पजामा विपक्ष का नेता पहने हो उसके घर मत जाओ, ये चाहते हैं। तो क्या देश इस तरह से चलेगा? अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, काले धन शोधन की उनको इंफॉर्मेशन है, उस पर वो काम कर रहे हैं, तो यही काम उनका है, यही करना चाहिए उनको। अगर ये ना करें तो करें क्या? उनको बनाया किस लिए गया है? देश की जनता इनकम टैक्स से या ईडी से वही काम चाहती है जो इसके लिए उनको बनाया गया है, और वो वही काम कर रहे हैं। इसमें ममता जी ने जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डाला, उसी की शिकायत लेके ईडी हाई कोर्ट गई हुई है। ठीक है। अब आप देखिए हाई कोर्ट के कामकाज में किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाधा डाला कि ये विषय 14 जनवरी के लिए ठीक है विवेक जी। दिया गया। अभिमन्यु जी, ठीक है विवेक जी। किस जमाने में ये लोग ले जा रहे हैं लोग? अभिमन्यु जी, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ममता बनर्जी जो है बीच सुनवाई में पहुंच जाती, वहां जो बयान देती, जो हरकत करती, वो असंवैधानिक करार दिया जाता है। आप क्या उनकी इस हरकत से बिल्कुल सहमत हैं? देखिए मैम, देश संविधान से तो नहीं चल रहा है, ये बीजेपी की हरकतें बताती हैं। मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूँ मैम। कांग्रेस 2024 का जब इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, तो कांग्रेस को इन्होंने सारे खाते सीज कर दिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, चुनाव आयोग उसको देखता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बीजेपी के पास आज 10,000 करोड़ रुपए है, वो पैसे कहाँ से आए? उस पर ईडी कब छापा मारेगी? आरएसएस का 500 करोड़ का दफ्तर बना हुआ है, जो संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है, अपने आप को एनजीओ कहते हैं मोदी जी उसको, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका 500 करोड़ का दफ्तर दिल्ली में बनता है, उस पर ईडी कब छापा मारेगी? और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, झारखंड में चुनाव हुए, हेमंत सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने अरेस्ट करके 5 महीने जेल में डाल दिया। हाईकोर्ट ने क्या बोला? इनके खिलाफ मामला ही नहीं बनता, उनको छोड़ दिया 5 महीने बाद। यही आपकी ईडी है ना। इसके पहले देखिए, जो महाराष्ट्र में जो है, जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार जी, इनको कहते हैं सिंचाई घोटाले में 27,000 करोड़ का घोटाला किया है। यही मोदी, यही अमित शाह बोलते थे। अब क्या हुआ? वो उनके साथ सरकार में है। ये शर्मनाक है कि नहीं है? क्या कार्रवाई की आपने ईडी ने? क्या भेजा उनको? आपने उसको डिप्टी सीएम बना रखा है। अजीत, उसके बाद इनके जो चाचा शरद पवार हैं, उनको उन्होंने 25,000 करोड़ का घोटाला लगाया था। उन्होंने कहा था कोऑपरेटिव जो है घोटाला है 25,000 करोड़ का है। आज जब कोई ईडी ने कोई कार्रवाई की, तो इसलिए बीजेपी की नीयत पे शक होता है। ईडी का इस्तेमाल ये विपक्ष को डराने के लिए करते हैं, विपक्ष सही से चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए ये व्यवस्था करते हैं। तो विपक्ष डर जाती है ईडी के? विपक्ष कहां डर रहा है? विपक्ष कहां डर रहा है बताइए? विपक्ष पूरा मुकाबला कर रहा है, सड़क पे मुकाबला कर रहा है, कोर्ट में मुकाबला कर रहा है। कौन डर रहा है? ईडी तो कह रही है 6 साल पुराना मामला है ना। 6 साल पुराना मामला तो अब क्यों? चुनाव से पहले क्यों? ईडी तो कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, 2026 में क्यों लेके आ रहे हैं भाई आप? ऐसी क्या जल्दी आ गई आपको? इमरजेंसी क्या मिल गया आपको? जबकि कोर्ट बोल चुका है, हेमंत सोरेन के मामले बोल दिया कोई मामला नहीं बनता है। अरविंद केजरीवाल जेल में डाला, उस पर वो भी बाहर हैं। आप देख लिए, आज जिनके ऊपर ये बोलते थे चिल्ला के, यही अमित शाह, यही मोदी जी बोलते थे कि अजीत पवार जेल में होंगे, ठीक है, शरद पवार जेल में होंगे। 27,000 करोड़ का घोटाला है। आज क्या हालत है आप देख लीजिए इनकी हालत। तो इन्होंने ईडी को हथियार बना रखा है। जिस राज्य में चुनाव होता है, चुनाव के ठीक पहले ईडी सक्रिय हो जाती है। मैं ये ईडी के अधिकारियों में कहना चाहता हूं, आप भी जो है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। ठीक है, नहीं किसी दिन सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा फिर। ठीक है। जमशेद जी, पश्चिम बंगाल में जो सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई देखने को मिल रही, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के हाथों चल रही है, क्या कुछ कहेंगे जमशेद जी? आप सुन पा रहे हैं जमशेद जी? आप बताइए। मैं बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी, जैसा कि अभिमन्यु जी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी हथकंडा अपना रही है सीबीआई और ईडी का। देखिए प्रज्ञा जी, ये विपक्ष का बेबुनियाद आरोप है। ईडी संवैधानिक संस्था है जी, ये कोई हमारे शासन काल में नहीं बना। क्या अमित शाह मोदी जी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं? आपने बोला, मैंने आपको टोका नहीं, तो आप बेबुनियाद क्यों कह रहे हैं? आप देखिए, आपने ये आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बोला हुआ है, क्या ऑन कैमरे बोला हुआ है? आपने बोला, आपको मैंने टोका नहीं। आप सुनने की आदत डालिए, नहीं फिर इस तरह चर्चा हो नहीं पाएगी। ठीक है, आप करिए, आप बोलिए आप अपनी बात, लेकिन गलत तथ्य न रखिए। नहीं, आप तथ्य ठीक है विवेक जी जवाब दीजिए। आप हमारे तथ्य नहीं चेक करें। ठीक है विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी आरोप को स्वीकार नहीं किया, इनकी रिट पिटीशन खारिज करके भेज दिया। आज ईडी छापा डाल रही है,
जी आपको ईडी की किसी कार्रवाई से संतोष है, उसके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले, आपको जाना चाहिए। आप क्या कर रही हैं बतौर मुख्यमंत्री? पुलिस प्रशासन को लेकर के वहां जाकर के ईडी के कर्मचारियों को हड़का रही हैं, उनसे रजिस्टर की छीना झपटी कर रही हैं। इस तरह के दृश्य एक सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। ये संवैधानिक प्रोटोकॉल के खिलाफ। लेकिन विवेक जी। जी, कोई भी चुनाव होता है उससे पहले ईडी सीबीआई जरूर सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों? ये प्रक्रिया है। तो चुनाव से पहले प्रक्रिया 6 साल के दरमियान जो है ईडी को याद नहीं आया ये केस, अभी जस्ट चुनाव के पहले ही याद आ गया। प्रज्ञा जी, चुनाव के जब अनाउंस हो जाता तो आपने देखा होगा चौराहे पे इनकम टैक्स के और तमाम। अभी अनाउंस तो नहीं हुआ है ना, वही बात है कि 6 साल से क्या 2020 का मैटर है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। देखिए, अनाउंस होने पे तो चौराहों पे फोर्स लग जाती है, जो छोटी छोटी गाड़ियां चेक करती है, उसमें जो चुनाव को के लिए धन आता है, काला धन, उसको पकड़ती है। ये उनका प्रोसेस है। इसी तरीके से आज अगर ईडी काले धन की सूचना पे या उसके पास कोई इनपुट उस पर कार्रवाई कर रही है तो इसको किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और ये तो आपके कार्यालय का विषय भी नहीं है। आईपैक कंपनी कोई भी है, कोई चला रहा, प्रतीक जैन चला रहे, प्रदीप जैन चला रहे, XYZ कोई चला रहा है। किसी भी ऐसे क्या संस्था पे अगर ईडी कार्रवाई करेगी तो क्या हर ऐसी संस्था के रक्षा कवच बन के मुख्यमंत्री खड़ी होंगी ममता जी? ऐसे नहीं, वो सवाल कर रही है कि चुनाव से पहले उनको क्यों केंद्र सरकार को याद आती है ईडी और सीबीआई? वहाँ घोषित नहीं हुआ, अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं, पर होने तो इसी साल में है ना। ठीक है, तो क्या जिस साल होना हो चुनाव उस तो 2020 से लेकर 2025 तक 4 साल रहे। इसके बाद कब इसके पहले कितनी बार ईडी ने छापा डाला, कब खाली हाथ लौटी है पश्चिम बंगाल से? इनके शिक्षा मंत्री के हाथ से, तमाम जगहों से नोटों की किस तरह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो यही कह रही हैं कि चुनाव के समय ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद आ रहा है। भाई, केंद्रीय गृह मंत्री का इससे क्या विषय? विषय यह है कि ईडी को इनपुट मिले। ईडी वो कह रहे कि ईडी सीबीआई मोदी और शाह चला रहे हैं। भाई, देश ने और पूरा विपक्ष यही बोलता है। देखिए प्रज्ञा जी, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने उनको अधिकार दिया है। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो देश के गृह मंत्री, इसी लोकतंत्र ने बनाया है। आप थोड़ी बना के भेजे वहाँ। कांग्रेस कह रही है ईडी सीबीआई उनकी प्राइवेट आर्मी है केंद्र सरकार की, जो लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार है। ये प्रज्ञा जी, वो लोग कहते हैं जो लोग अपने शासन सत्ता में कभी किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं किए। ये वही लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिए थे जिसके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी। वो कौन सा संविधान? बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ईडी सीबीआई जो है बिहार में क्यों नहीं गई? बिहार चुनाव से पहले झारखंड में तो चली गई थी। ये देखिए, ये ईडी को जब इनपुट मिलेगा तब ईडी जाएगी। चुनाव के समय इनपुट मिलता है उनको। चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव से बहुत पहले करे तो साहब अभी क्यों कर रहे हैं? चुनाव के समय करो साहब, चुनाव समय क्यों कर रहे हैं? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते सुप्रीम कोर्ट में जाकर के साहब ईडी सीबीआई को बना कर दो कि जिस साल जिस प्रदेश में चुनाव रहा करे उस साल उस प्रदेश में ना जाया करे, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेते जाओ। कौन मना कर रहा है? ठीक है जमशेद जी, ईडी सीबीआई जो है ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो मोदी सरकार चला रही है। सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई देखने को मिल रही पश्चिम बंगाल में। जमशेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी प्रज्ञा जी, देखिए सवाल तो उठेंगे क्योंकि जब मौका होता है ना, ये मौका गलत है। 2020 का केस है कोल वाला जो है, और उसके बाद आप 2026 में आकर छापा मार रहे हैं, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री वो भी हैं, जिस तरह से अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं माननीय, इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है ममता बनर्जी जी, वो भी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा आईटी सेक्टर चलाते हैं, जो आईपैक कंपनी है, और इसमें हमारा पूरा पार्टी का डेटा था, जो हमारी स्ट्रेटेजी है चुनाव में हमें क्या करना है, क्या पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें इसमें थी, और इसी को हासिल करने के लिए ईडी आई है। और ईडी, बिल्कुल सवाल उठना जायज है प्रज्ञा जी कि इलेक्शन के कुछ महीनों पहले ही खासकर वो राज्यों की बात होती है जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहां पर छापे मारती है, वो चाहे सीबीआई हो या ईडी हो। और ईडी को तभी याद क्यों आती है? और फिर जब इस तरह की कोई संस्था है, संवैधानिक संस्था है, अगर आप कह रहे हैं, तो
ये बीजेपी मुखर होकर सामने क्यों आती है, इस मुकाबला करने के लिए बीजेपी ही क्यों आती, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है केंद्र में और पूरी तरह से बचाव में उतर आती है, फिर चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर सीबीआई हो या फिर ईडी हो या कोई भी हो, तो सवाल विपक्ष उठाएगा, सवाल उठना लाजमी है प्रज्ञा जी, क्योंकि जी। जो समय है, समय गलत चुना है। अगर ठीक है। 2020 का केस है, 2020 से 26 के बीच में ही जो 5 साल हैं, 4 जी। साल हैं, इस बीच में इन्होंने क्यों नहीं छापेमारी की, या जैन को इस बीच उन्होंने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? ठीक है। तो ये तो सवाल उठना लाजमी है। ठीक है अभिमन्यु जी, सवाल ये है कि हरे रंग की फाइल में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छवि से छुपा रही है? अगर ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है तो उनको जो है सहयोग देना चाहिए। देखिए मैम, अब उस फाइल में क्या है ये तो ममता जी बता सकती हैं या ईडी बता सकती है, ठीक है। माननीय जैसे गृह मंत्री बता सकते हैं। अभिमन्यु जी, लेकिन एक मैं- मिनट आपको रोकिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि एजीओ में के डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही, रमीज मलिक की गिरफ्तारी, धर्मांतरण के आरोप लगे रमीज पर, जिसकी गिरफ्तारी करने की खबर सामने आ रही है। चौक पुलिस ने रमीज की गिरफ्तारी कर ली है। काफी दिनों से जो है रमीज की तलाश कर रही थी पुलिस, जिस पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी रमीज की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। केजीओ में के डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी, धर्मांतरण मामले पर ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौक पुलिस को बड़ी सफलता, धर्मांतरण के रमीज पर आरोप लगे हैं। केजीओ में कार्यरत था रमीज, चौक पुलिस ने रमीज की गिरफ्तारी कर ली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, धर्मांतरण मामले में जो है पुलिस को बड़ी सफलता मिली, रमीज की गिरफ्तारी हो गई है। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, रमीज मलिक की गिरफ्तारी हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज रमीज मलिक कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, उससे पहले ही चौक पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार किया है। खासतौर पर लंबे समय से जो है तमाम ऐसी टीमें लगी हुई थी जो लगातार अलग अलग राज्यों में जो है इसकी धरपकड़ करने के लिए जो है लाता जा रहा था, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं काफी दिनों से फरार चल रहा था। लखनऊ में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले को जो आरोपी है डॉक्टर रमीज, रेजिडेंट डॉक्टर केजीएमयू, तो लगातार इसको लेकर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से प्रशासन भी जो है इस पूरे कमेटी की जो है जांच भी चल रही थी। आज जो है लखनऊ के जो है डीसी उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से जो है इसकी मांग चल रही थी कि इसकी गिरफ्तारी हो, इसको लेकर आज केजीएमयू में जो है हिंदू संगठनों ने जो है जोरदार प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ जो है महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, आज वो है जो बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जो है वीसी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वीसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद में ये मामला मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है लखनऊ पुलिस पे एक तरीके से बड़ा दबाव था इस जो है अविनाश, अपर्णा यादव ने जिस तरह से केजीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया था, इससे साबित होता है पुलिस और सतर्कता के साथ जो है कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए आज अपर्णा यादव जब यहाँ पर वीसी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है तो उनको तकरीबन मिनट तक उनको गेट पर रोका जाता है। उसके बाद में उनको जो तमाम समर्थक है वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर केजीएमयू में पहनकर जो है नारेबाजी करते हैं और लगातार ये मांग करते हैं कि जो आरोपी है डॉक्टर रमीज मलिक, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिर मामला ये जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचता। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बताया जा रहा है सूत्रों के अगर माने तो जो डॉक्टर आरोपी रमीज मलिक है वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जो है आया था, जिसकी आज गिरफ्तारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रमीज मलिक की गिरफ्तारी कर ली है। काफी दिनों से फरार चल रहा था धर्मांतरण मामले में, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने आरोपी रमीज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चर्चा में रुक करेंगे। अभिमन्यु जी, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि ये लोकतंत्र प्रहार है, ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री मोदी की जो है प्राइवेट आर्मी है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो आज हरकत की है, खुली चुनौती दे रही केंद्र सरकार को, और हरे रंग की फाइल में ऐसा क्या है कि जो सबके सामने नहीं आ पा रहा है? अभिमन्यु जी। मैम देखिए, इसको तो जो है देश के गृह मंत्री और माननीय ममता जी ही बता सकती हैं, और उस फाइल के अंदर क्या है तो किसी ने देखा नहीं है। बाकायदा जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट बताएगा इसके अंदर फाइल के अंदर क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ईडी का जो चार्जशीट का जो रेट है, दर है, वो केवल 25% है, और केवल 1% केसेस में केवल जो है वो ट्रायल शुरू हो चुका है। तो आप ये देख लीजिए ईडी करती क्या है।
फर्जी आरोप, ये जो है बीजेपी का जो है ये चुनावी सेल बन गया है ईडी, कि जैसे किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो विपक्ष को डराने के लिए ईडी का सहयोग कर सकती थी ना ममता बनर्जी उनकी जांच में, क्योंकि ये 6 साल पुराना मामला है। तो 6 साल पुराना मामला है तो अभी क्यों इस तरह से क्यों? फाइल लेकर अगर मैं कह रहा हूं, अचानक प्रतीक जैन के घर जाना, वहां से फाइल लेकर निकलना, मैं कह रहा हूं बीजेपी के आईटी सेल पे क्यों रेड नहीं करती है? ईडी क्यों नहीं करती? बीजेपी के दफ्तर पे रेड क्यों नहीं करती है? 10,000 करोड़ है इनके पास। अगर उनके पास 10,000 करोड़ रुपए है मैम बीजेपी के पास, ये लिखित में है, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है। उनका रेड क्यों नहीं करती है? तो कार्रवाई बंगाल में कर रही है, तो उनका सहयोग करना चाहिए। अगर अरे बंगाल में क्या मतलब दिखाई नहीं दे रहा? दिल्ली में उनको दिखाई नहीं दे रहा कौन बेईमानी कर रहा है? जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि वो 25,000 करोड़ का घोटालेबाज है, सिंचाई घोटालेबाज है, उसको आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। हाईकोर्ट ने क्या बोला झारखंड के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में, कि कोई केस ही नहीं बनता, उनको बेल दे दी, वो छूट गए, बोला फर्जी मामला है सब। तो ये देख के लगता है ना, सब केसेस देख के लगता है ना कि ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह, मोदी जी। अगर आपको दम है, आपके अंदर लगता है कि सब कुछ सही है, जनता को पसंद कर रहे थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए ना। आप संस्थाओं का क्यों यूज करते हैं? आप सीबीआई पर भरोसा नहीं ममता को, तो ममता मैम उनके आचरण से ही सिद्ध हो रहा है, ये ईडी सीबीआई के आचरण से ही सिद्ध हो रहा है कि भरोसा नहीं किसी को, नहीं भरोसा। ये खत्म हो जाएगी संस्थाएं, ये देश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। हर संस्था की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, चुनाव आयोग खत्म हो चुकी है, ईडी खत्म हो चुकी है, सीबीआई, इवन सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुकी है। आप जो है 6 से 7 महीने से इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का मामला नहीं सुन रहे हो आप। अभी जरा सी बात का संज्ञान ले लेते हो। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? कुत्तों के पीछे पड़ा हुआ, कुत्ते पकड़ने के पीछे। क्या इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण मामला नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहां जाए आदमी? अराजकता तो यही लोग पैदा कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है? बिल्कुल पैदा कर रहा है, अमित शाह पैदा कर रहे हैं, मोदी पैदा कर रहे हैं। भाई बताइए ना 10,000 करोड़ रुपए कहां से आए? किन किन कंपनियों दी? आप डिटेल दीजिए। आप क्या कोई 10,000 करोड़? मैम कोई डिटेल मांगेगा ना तब देंगे। अरे मैम आप बोलते हैं ईमानदार पार्टी है, ईडी का दिखाई नहीं दे रहा आपको? ये पाक साहब हेमंत बिश्व शर्मा पाक साहब हो जाते हैं, उनकी रेड क्यों नहीं पड़ती है? जैसे वो बीजेपी में जाते हैं सारे मामले बंद हो जाते हैं ईडी के, क्यों बंद हो गए भाई? बंगाल के अलावा दिल्ली में भी तो कार्रवाई इसी मामले में कर रही है ईडी। मैम क्या कन्विक्शन है? केवल 1% कन्विक्शन रेट है, मतलब कार्रवाई शुरू हुई है, मतलब ट्रायल शुरू हुआ केवल 1% केसेस में। ये ईडी का रिकॉर्ड है, केवल 25% मामले में उन्होंने चार्जशीट दायर की है। तो कैसे कोई भरोसा करेगा ईडी पे? आप बताइए। और जैसे चुनाव बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको लगता है ममता बनर्जी इतना ही वो कर रही, गलत कर रही हैं, तो आर्टिकल ममता बनर्जी फाइल लेके बाहर क्यों निकली? अरे मैम तो आप ममता बनर्जी सरकार बर्खास्त करिए ना। संविधान का आर्टिकल 365 कहता है सहयोग कर सकती थी ना, बताओ मुख्यमंत्री। अरे मैम तो कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी ना, कोर्ट करेगा ना कार्रवाई। आर्टिकल 365 कहता है अगर राज्य जो है केंद्र के निर्देशों को मानने से मना करता है तो वहां की सरकार बर्खास्त की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कार्रवाई करेंगे, क्यों नाटक चल रहा है? क्यों नाटक? अगर भ्रष्टाचारी पकड़ना तो आप पकड़िए ना, आरएसएस पकड़िए, उसे पूछिए 500 करोड़ का दफ्तर कैसे बना दिल्ली में आपके पास, जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये 500 करोड़ रुपए, ये 5 स्टार कार्यालय कैसे बनना है? ठीक है, आप जाके पूछताछ करिए, रेड मारिए आप आरएसएस के उसमें कार्यालय पे, बीजेपी कार्यालय मारिए अगर दम है तो ईडी पे। बड़ा सवाल, बड़ा प्रहार किया गया अभिमन्यु जी की ओर से। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी जो है मोदी सरकार चला रही है। प्रज्ञा जी, ये वो लोग कह रहे हैं जो न्यायपालिका जी में ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति बना के भेजते थे जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं होती थी। इन्होंने कांग्रेस में क्या गलत बात है? ये भी पाप किया है, और गलत बात। जब तथ्य आते तो कहते गलत बात है। उठा के देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें। बताइए ना कौन जज है बिना लॉ की डिग्री के बने जज? बताइए। ठीक है, और आगे आ जाइए, नाम बताइए उन जज का। आप अभी बता देते हैं, भी निकाल के दे देते हैं आपको, पब्लिक डोमेन भी दिखा देते हैं। हाँ बता दीजिएगा आप। थोड़ा टोका टाकी कम किया कीजिए। ठीक है, आप बता रहे हैं ऐसे जज बने हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एकदम सही। आप जज को कह रहे हैं कि जिनके पास डिग्री नहीं है फर्जी जज बने हुए हैं। ऐसा कांग्रेस शासन में पाप हो चुका है। आप लोग कर रहे हैं, देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। डिबेट होने नहीं देना चाहते आप, जो जिस तरह। तो मैं कह तो रहा हूं ऐसे जी तो बहुत गंभीर मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बिना डिग्री के बने हुए हैं। ठीक है, विवेक जवाब आपको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालनी चाहिए, अमित शाह सरकार को जाना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से जज हैं जो बिना डिग्री के बने हुए हैं। ठीक है, जिनकी योग्यता नहीं है। सवाल लेना चाहूंगी जमशेद जी, ईडी, सीबीआई और एसआईआर, ये तीनों मामले जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, एसआईआर को लेकर भी इलेक्शन कमीशन पर जो है ममता बनर्जी जो है सवाल करते हुए नजर आती है कि चुनाव आयोग को भी ममता बनर्जी कहती है कि सरकार चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है।
ये सारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनको केंद्र सरकार कैसे चला सकती है? जमशेद जी, जमशेद जी आवाज आ रही है? अभिमन्यु जी, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष जो है हमलावर होता है कि इस तीनों जो एजेंसियां हैं सरकार चला रही है। मैम ये इनकी आचरण से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ना, आप देखिए शरद पवार को पकड़िए, आप ही तो बोलते थे, अमित शाह मोदी तो बोलते थे चक्की पीसिंग, कहाँ ये बाहर है ना? आप शरद पवार कहाँ है? आप जेल के बाहर हैं। जेल में अजीत पवार जो है जेल के बाहर है। ठीक है, सो जवाब सुन लीजिए अभिमन्यु जी। न्यायमूर्ति कैलाशनाथ बाचू 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जिनके पास अधिवक्ता की डिग्री नहीं थी। 25 फरवरी 1903 को मंदसौर में पैदा हुए थे और कांग्रेस शासन काल में ये आप केस करिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला डालिए ना। आप सरकार में हैं, आप सरकार में। ठीक है, अभिमन्यु जी सुन लीजिए, अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए। ठीक है, के हत्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप चोर हैं, लोकतंत्र के। आप लोग चोर हैं। जिम्मेदारी बताइए 10 लाख रुपए कहाँ से आए? आप चोर हैं, बताइए। आप 5 स्टार कार्यालय कैसे बन रहे हैं? पैसा अभिमन्यु जी, विवेक श्रीवास्तव ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास? कार्यकर्ताओं के खून पसीने कोई कार्यकर्ता नहीं है। आपने कांग्रेस पैसा लिया है। कार्यकर्ताओं का पैसा चोरी ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। विवेक जी, अभिमन्यु जी, एक एक करके बात रखिए। ठीक है, ठीक है, अभिमन्यु जी, ठीक है। इनके जेब का पैसा विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, 4 करोड़ का घूस दे रहा है, लॉबिंग कर रहा है। अभिमन्यु जी, विवेक जी, उसे चंदा क्यों नहीं आ रही है? विवेक जी इतना बता दीजिए। विवेक जी, ममता बनर्जी कह रही है कि अगर बीजेपी मुझे छेड़ेगी तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव भी है। प्रज्ञा जी जिस प्रज्ञा जी अभी आपने देखा है। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जवाब सुन लीजिए। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, जवाब सुन लीजिए। विवेक जी जल्दी से। प्रज्ञा जिन्होंने मुझसे उस व्यक्ति का नाम पूछा, मैंने नाम बता आप डालिए, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं डालिए। क्यों नहीं डालेंगे आप? ना बनाने वाला जिंदा, ना बनने वाला जिंदा। किसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये पाप कांग्रेस कर चुकी है। आप इतना बताइए, ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह के खिलाफ मेरे पास पेन ड्राइव है, अगर केंद्र सरकार मुझे छेड़ेगी तो हमको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जो रजिस्टर लेके भागी, वो रजिस्टर में क्या था? कौन सा काला धन का लेन देन था जिसको ममता जी इस तरह से लेके भागी? देखिए, कोई भी ईडी में जब FIR होती तो एक ही दिन में तफ्तीश परवान नहीं चढ़ जाती। शरद पवार जिस मामले में चार्जशीटेड होने जा रहे हैं वो 2019 का विषय है। उसमें उनका नाती तक फंसा हुआ है। वो महाराष्ट्र, वो आपके साथ सरकार में कोऑपरेटिव शरद पवार हमारे साथ सरकार में नहीं, आपके साथ उनका भतीजा सरकार में है। शरद पवार आपके गठबंधन में है। आप पहले होश को रुकिए, पहली बात जवाब सुन लीजिए अभिमन्यु जी। अभी आपने कहा 2-3 चीजें आपने तथ्यात्मक रूप से गलत रखी, मैं उसको सुधार दूं। धारा 365 जो बता रहे थे, धारा 365 356 अनुच्छेद जिसमें सरकारें भंग की जाती, पहले जान लीजिए। अब आपको जानकारी नहीं है। मैं उनको 365 खोल के दिखाइए। आप ज्यादा जानकार हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से मना करता है तो केंद्र सरकार को पूरी पावर है। जहां तक आर्टिकल 365 के तहत। एक मिनट, जवाब सुन लीजिए अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब सुन लीजिए जल्दी से। विवेक जी, ये देखिए, चर्चा नहीं चाहते गंभीर, नहीं आप जवाब पूरा। हमारी सरकार का अभी तक कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसमें हमने किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को भंग किया हो। एक चीज। दूसरा चीज, सरकारें अपनी मर्यादा का पालन करें, ये चाहते संवैधानिक रूप से। जो ममता जी ने किया है उसको संवैधानिक रूप से कोई सही नहीं ठहरा सकता। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के कार्य में हस्तक्षेप करे इस तरह से, इस ऐसा दृश्य देश ने कभी नहीं देखा। इस पे ईडी हाईकोर्ट गई है। आज ममता जी हाईकोर्ट की भी कार्यवाही में बाधा डाली है। मामला 14 जनवरी के लिए एक्सटेंड किया गया है। न्यायपालिका के संज्ञान में भी से देश पूरा देख रहा है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती, लेकिन सबके मन में यही सवाल आ रहा है विवेक जी, चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, ईसीआई, ये क्यों? देखिए, जब ईडी ने स्वयं बता दिया कि 2021 का विषय है, उसमें उसे इनपुट मिला काले धन का, और फिर किसी भी कंपनी के दफ्तर पे अगर जाए तो पता चले वो कंपनी के साथ हमने
फलाने कांग्रेस कार्यालय में टेंट लगाया था, हमारा भाई खाता क्यों चेक कर रहे हो? तो क्या इस तरह से देश चलेगा? ठीक है, ऐसे देश चलेगा? ठीक। कोई कहता हमने फलाने राजनीतिक दल के फलाने कार्यक्रम में कुर्सी भी दरी बिछाई थी, हमारा क्यों खाता चेक कर रहे हो? ठीक है, तो ऐसे चलेगा देश? ये देश संविधान से चलेगा। और ईडी अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी, उसके कार्य में बाधा पहुंचाने का जिस तरह का प्रयास ममता जी ने किया है, जी। पूरे देश ने देखा है। ठीक है, मामला उच्च न्यायालय कलकत्ता में पहुंच चुका है, वहां भी उन्होंने व्यवधान दिया। ये उसी तरह की दृश्य है जिस तरह से जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर रायबरेली मुकदमे चलते थे तो संजय गांधी के इशारे पे युवक कांग्रेस के लोग हू कर देते थे, कोर्टें एक्सटेंड हो जाती थी। ठीक उसी है। तरह का दृश्य, ये दृश्य अब भारत के लोकतंत्र में जनता को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, अभिमन्यु जी आप इतना बताइए कि ममता बनर्जी जो हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच में पहुंचती हैं, वो क्या सही था बतौर मुख्यमंत्री? मुझे इतना बताइए। इसका जवाब तो तृणमूल के लोग देंगे, ममता बनर्जी देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जी। ईडी जो है इस समय बीजेपी का जो है एक चुनावी सेल बन के रह गई है। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ जैसे चुनाव घोषित होते हैं उस रात में छापा मारने पहुंच जाते हैं। आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, इन्होंने खुद अमित शाह ने मोदी जी ने आरोप लगाया था जो है अजीत पवार पे और शरद पवार पे, लेकिन क्या है वो बाहर है ना, जेल के अंदर तो नहीं है। क्या ईडी कार्रवाई क्यों बंद हो गई भाई? अजीत पवार ने लेकिन बोला था। अभिमन्यु जी जो जितनी भी आप मैं आपको विपक्ष है ना, बताऊं विपक्ष जितना भी एजेंसियों के खिलाफ होता है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसे कोई केंद्र सरकार चला सकता है उसको? क्यों मैम? साफ साफ दिखाई दे रहा केंद्र सरकार के सारे पे काम कर रही एजेंसियां। उन्होंने तो इनकार कर दिया, ईडी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। 2020 का मामला है, दफ्तर पे छापा मारने क्यों नहीं जा सकते? आरएसएस का मुद्दा जब आएगा तब उस पर बात करेंगे ना। वो क्यों आएगा? क्यों? वो ब्लैक मनी से नहीं बना हुआ है, वो पैसा कहां से आया है? आरएसएस जो अमेरिका में जाके 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए दे रही है लॉबिंग के लिए, ये तो वो पैसा प्राइवेट कहां से आ रहा फर्म है? में था ना, प्राइवेट फर्म मैम, की ऐसा कार्रवाई नहीं है। थी। इस देश में संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो ऐसे तो आतंकवादी कह देंगे मैं भी प्राइवेट हूँ। प्राइवेट फर्म पे कार्रवाई कर रही थी ना ईडी, तो ममता जी अब क्यों इतना बौखला गई? आप तो बीजेपी के आईटी सेल पे भी छापा मारिए ना। वो तो जब होगा तो मारेंगे। आप विपक्ष पे ही क्यों छापा मारने जाते हैं? तो सवाल उठेगा ही, बिल्कुल उठेगा। ईडी कह रही है प्राइवेट फर्म कोल स्कैम से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए हमने इस पे कार्रवाई की है। ममता बनर्जी क्यों बौखला रही है? क्या हुआ? इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, उनको उठा के जेल में डाल दिया। हाँ, तो ऐसे ही हाईकोर्ट तय करेगा क्या है मामला पूरा। अगर वो सही होंगे तो सही। अराजकता इसी तो करते हैं, आप किसी को उठा के जेल में डाल दो, कहीं भी कार्रवाई कर दो। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आरएसएस के दफ्तर पे छापा पड़ता है? ये 5 स्टार कार्यालय कैसे बना दिल्ली में आरएसएस का? ये पैसा कहां से आया है आप बताइए? अमेरिका में आप घूस दे रहे हो, वहां लॉबिंग कर रहे हो 3-3 4-4 करोड़, ये पैसा कहां से आया है? इसका हिसाब ईडी क्यों नहीं लेती है? अगर कानून के हिसाब से कार्रवाई, बीजेपी कह रही ममता को घोटालों से डर है, इसीलिए वो फाइल लेकर घूमती हुई नजर आ रही है। जेल में होंगे अभिमन्यु जी, उन कंपनियों से चंदा लिया है जो करोड़ों रुपए, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड से। अगर कार्रवाई होगी तो पूरी बीजेपी जेल के अंदर होगी। अभिमन्यु जी बीजेपी तो ये कह रही ममता घोटाले से डर गई है। अरे तो आप ममता सरकार को बर्खास्त करिए, गिरफ्तार करिए। आगे सारी एजेंसियां हैं, रोक किसने रखा है आपको? आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? तो ममता की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए आपके हिसाब से। आप करिए, आप अगर आपको लगता है सही है तो आप करिए गिरफ्तारी। भाई गिरफ्तार तो केंद्र सरकार ही कर सकती है ना, और कौन करेगा? ठीक है भाई ममता बनर्जी कह दिया हम सही कर रहे हैं, जिसको कौन करेगा फिर बताइए आप? वो तो खुली चुनौती दे रही है ना कि हमको छेड़ेंगे तो हम बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। चुनौती दे रहे आप चुनौती एक्सेप्ट करिए, आप उनको गलत साबित करिए आप। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव से जी भैया, सवाल यह है कि ममता बनर्जी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही बीजेपी? ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? नहीं देखिए, ईडी गई थी कार्रवाई करने आईपैक के, जी प्रतीक जैन गया, उस कार्रवाई में इन्होंने बाधा डाली है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो भी एक संवैधानिक पद पे प्रदेश के। जी एक मुख्यमंत्री को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। उसके विरुद्ध शिकायत लेकर के ईडी हाईकोर्ट गई है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी, वहाँ भी ममता जी ने व्यवधान डाला है। न्यायपालिका सारे विषयों को बारीकी से देख रही। 14 तारीख इसमें डेट लगी हुई है। न्यायपालिका का कुछ न कुछ गाइडलाइन इसमें आएगा। जी तो जो न्यायपालिका की गाइडलाइन है उसके हिसाब से एजेंसियां अपना काम करेंगी। विवेक जी, कीर्ति आजाद कहते हैं कि सोचिए सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा है, इस तरह का अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। दिल्ली में जैसे प्रदर्शनी के दौरान जो उनको घसीटा गया, आप तस्वीरें देख भी सकते हैं। और कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अगर सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है पुलिस, तो सोचिए जनता का हाल क्या होता होगा। प्रज्ञा जी, किसी भी सांसद को किसी संवैधानिक संस्था के विरुद्ध इस तरह का आचरण करना ही नहीं चाहिए।
प्रदर्शन कर रहे हैं तो गलत है, अपनी मांग लेकर पहुंच कौन रहे हैं सी तो मांग? उनका कहना है कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है सरकार। भाई ईडी की मांग के विरुद्ध, ईडी के दुरुपयोग के विरुद्ध तो आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से अब लौटे हैं। यही विपक्षी दल है। उनका वो केंद्र सरकार के खिलाफ है तो प्रदर्शन करना उनका हक है। भाई आप केंद्र सरकार की किसी योजना, किसी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। आप ईडी के छापेमारी के विरोध में जो उनके हिसाब से ईडी तो केंद्र सरकार ही चला रही है, ये उनका तर्क है ना। ईडी इसीलिए वो गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका तर्क है। जो फिर तो उनका वो जो ममता जी ने किया वो भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो जो ममता जी ने किया, अगर उसके समर्थन में वो गृह मंत्रालय जा रहे हैं जी। तो इनको वहां गृह मंत्रालय नहीं रुकेगा, इनका वहां स्वागत होगा क्या? आप संवैधानिक संस्था के जिस तरह का विरोध कर रहे जिस तरह कह रहे हैं काला धन, तो आप बताइए ना, देश को आंकड़ा दीजिए, आप आज तक आपने कितना काला धन रिकवर किया? ये देश को जानने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बताइए, आंकड़े रखिए कितना काला धन आपने रिकवर किया, आप बताइए। गई है प्रज्ञा जी, सारा काला धन तो आपने लूट के रख लिया है। खाली नहीं होती है। जितना बार छापा डाला है ईडी ने, आप बताइए ना कि वो 500 करोड़ का दफ्तर दिल्ली में कैसे बना RSS का? खाली नहीं, 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कैसे आ गए? आप बता रहे हो, आप बताइए। सुन रहे हैं। देखिए, हमारे और आपके राजनीतिक जीवन में ये अंतर है। मैम, अगर संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो, अमित शाह, मोदी और मोहन भागवत जेल में होंगे। ये पैसों का हिसाब दे नहीं पाएंगे। ये आप जो कह रहे हैं, ये आपका दिल की भड़ास है। ये इसको जनता स्वीकार नहीं करती है। पहले बात सुन लीजिए। तो ईडी और विवेक श्रीवास्तव जी, 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी का सिर्फ 14 लाख का मामला था, ठीक है, इन्होंने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 200 करोड़, हमने 14 लाख के मामले में आयकर ने लगाया। आपकी ईडी काम कर रही है, आपकी सारे भी काम कर रही है। कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए गए 2024 के लिए। बताइए, लेवल प्लेइंग फील्ड थी? आपके पास 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए हैं, आप पार्टी का खाता सीज कर दो। आप शिकायत को दस्तावेज कौन रोक रहा आपको? आप जाया करिए ना, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आरोप लगाने की, विवेक श्रीवास्तव जी, युवराज जमानत पे है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे ज्यादा जमानत पाने वाला विवेक श्रीवास्तव जी, अभिमन्यु जी, विवेक श्रीवास्तव जी, इतना बताइए कि 2026 को चुनाव है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ईडी, सीबीआई, ईसीआई को लेकर ममता बनर्जी घेर चुकी है, एसआईआर को लेकर भी हमलावर हुई हैं, ईडी, सीबीआई को लेकर भी हमलावर हुई हैं। तो ये क्या चुनावी साजिश नहीं है? वो तो सारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कर रही है, तो वो खुद देश विरोध की साजिश में लिप्त है। टीएमसी यही कह रही है, चुनाव आने से पहले बीजेपी डर जाती है, इसलिए ईडी, सीबीआई का प्रयोग करती है और ऐसे छापेमारी करवाती है। तो उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ। योगी जी ने यूपी में एसआईआर मानने से मना कर दिया। योगी जी ने यूपी में एसआईआर मानने से मना कर दिया है। आप बताइए, योगी जी गलत है? ये सारे योगी जी ने कहा है एसआईआर गलत है। अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए, अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए, अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए जल्दी से। देखिए प्रज्ञा जी, वो सारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफत कर रही है। चुनाव पहले एसआईआर ना हो, मतदाता पुनरीक्षण न हो, चुनाव के पहले ईडी न जाए, सीबीआई न जाए, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं को ताला लगा दिया जाए? जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लगा लोग लापता हैं, उनका हिसाब दीजिए। मैम, एसआईआर में 99.6% लोग रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ने बोला है। इतने वोट कैसे कट गए? 3 करोड़ वोट कैसे कट गए? आप जवाब दीजिए। कहाँ गए 1 करोड़ लोग जो घोष भूत हो गए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं मिल रहा? बताइए। प्रज्ञा जी, तो बीजेपी कह रही वो हमारे ही वोटर्स है। अरे आपके वोटर, इसका क्या मतलब? प्रक्रिया पालन नहीं करेंगे आप प्रक्रिया, आप खुद ही अपनी बात गलत कर रहे हैं। एसआईआर, आप एसआईआर को ठेक कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं प्रक्रिया गलत है। ठीक है, अच्छा इतना बता दीजिए कि आप हमेशा विपक्ष और हमलावर क्यों होता है संवैधानिक जो एजेंसियां उन पर? वो एसआईआर काम करवाना 2003 में किया गया था, उसके बाद अब किया गया है, उसके खिलाफ जाना, ईडी, सीबीआई अगर कोई जांच करती है तो उसके खिलाफ भी विपक्ष हो जाता है, ऐसा क्यों? क्या वो अपना काम करना बंद कर दे? अभिमन्यु जी, मैम एक बात सुनिए, इनके मुख्यमंत्री स्वयं योगी जी ने कहा है कि एसआईआर गलत हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, इनके योगी जी कह रहे हैं। तो ईडी, सीबीआई की कार्रवाई भी गलत है। गलत है मैम, चुनाव के पहले ही क्यों? तो वो एजेंसियां बंद कर दी जाए। 2020 से आप 26 तक सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे क्या? वो जब आपके समय भी नहीं देंगे कि ये 500 करोड़ का दफ्तर आरएसएस से कैसे बना, ये पैसा कहां से आया है?
जब आरएसएस का कोई हिसाब नहीं है, कोई वो हिसाब नहीं देती है, जो वो गलत बात है ना, कहीं ठीक चोरी है, करके लाया अब होगा हिसाब भी पैसा। ले लेते हैं। ये विवेक जी पैसा हिसाब कहाँ दे गया? दीजिए, अब जवाब आपने सवाल क्या कार्रवाई की आरएसएस पे? ठीक है, मोहन भागवत सुन के लीजिए अब। थप्पड़ कब मारेंगे अभी डीएम ठीक है, को? ठीक है। प्रज्ञा जी, अमेरिका में मैम 3 चोरों करोड़ को रुपए सब घूस चोर देते हुए लगाते पकड़े गए हैं। ठीक है, ठीक ये है। 3 करोड़ रुपए कहाँ से आए आरएसएस के पास? हिसाब दीजिए। जवाब दीजिए, 3 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कौन से 3 करोड़? ये अमेरिका में उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की है, उसको 3 करोड़, ये बाकायदा लिखा पढ़ी में है, प्रज्ञा जी। अमेरिका के जी। डोमेन में है ये। प्रज्ञा जी, कौन चोरों को सब चोर नजर आते हैं? नेशनल हेराल्ड के अपने नाम कराने वाले कंपनी बना के जी। मैम नेशनल हेराल्ड में मामला खत्म हो चुका है, कोर्ट ने कोई कहा है खत्म अभी नहीं हुआ है। अभी कोर्ट ने कोई कहा है कोई खत्म मामला नहीं नहीं हुआ, बनता है। जमानत भी नहीं। कोर्ट जवाब जल्दी से जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव। अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। कोई खारिज नहीं हुआ। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी। FIR कैसे आप ला सकते हैं? अभिमन्यु जी, मैं आपके बिना पास आऊंगी, FIR का कैसे जवाब ला सुन सकते लीजिए जल्दी से। देखिए मैम उसमें कोर्ट ने ये नहीं बोला FIR ही नहीं है, तो ये मामला ही नहीं बनता। नेशनल हेराल्ड में जी। जिस तरह से उसका फैसले को पढ़ रहे हैं, ये उस तरह का नहीं फैसला है। नेशनल जी। हेराल्ड ने बकायदा ये लोग जो कार्यकर्ताओं आप की बताइए ये 500 करोड़ का कार्यालय आरएसएस का कैसे बना है? ये ब्लैक मनी कहाँ से आ रही है? आप बताइए। ठीक है। मोहन भागवत के ऑफिस में छापा कब ठीक है। पड़ेगा? आरएसएस के दफ्तर पे छापा कब पड़ेगा? अभिमन्यु जी जवाब सुन लीजिए। तथ्यात्मक चीज लेके तथ्यात्मक क्या कार्यालय नहीं बना है? ठीक है, बस दिल्ली में ठीक कौन लेकर आएगा? है, विवेक जी सरकार आपकी जायदाद ठीक है। अभिमन्यु जी जी जवाब दे दीजिए, आपको चोर बता रहे हैं। हाँ तो चोर दिए। चोर इनके हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए घूस लेते पकड़े गए थे। 10,000 करोड़ रुपए ये चोरी के हैं। और कहां जाए? ये 500 करोड़ का आरएसएस दफ्तर बना, ये चोरी से ही आया है। ठीक है। ये चोर है ये। पिस्टल घोटाला, जीव घोटाला, कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है। ठीक है। कोई घोटाला साबित नहीं हुआ है। निजी कोर्ट से घोटाला, सारे मामले खत्म हो चुके हैं। गलत बात कर रहे ठीक है। हैं। सारे मामले ठीक खत्म है। हो चुके हैं कोर्ट से। आप- ठीक है। आप गलत बात कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, विवेक जी, ठीक है, ठीक है। कोई मामला नहीं बनता। अभिमन्यु जी, विवेक जी, अभिमन्यु जी, विवेक जी, कोई ठीक घोटाला है, नहीं है। ठीक है, चोर ठीक है, है, जेल में। कोई घोटाला ठीक नहीं है। है। अभिमन्यु जी, विवेक जी, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि बंगाल में कार्रवाई, ममता जो है गुस्से में आ गई हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जो है रोड पर उतर आई और ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार की कठपुतली बता रही है। और अब बड़ा सवाल यह है कि अभी जो देश भर में लड़ाई है वो कानून वर्सेस जो है संविधान देखने को मिल रही है, सत्ता बनाम संविधान देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।